चलो। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान आदर्श की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने हेतु हुई थी। मतलब कि शिवपालगंज के बारे में हम लोग को जितना भी पता है, हम जानती हैं कि वहाँ के लोगों को गंजा कहा जाता था। इवन वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे नहीं। तो इसीलिए छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज मतलब कि +2 जो पीयूसी कॉलेज होता है, उसकी स्थापना हुई ताकि लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो और देश के निर्माण में भी हाथ लगा सके, इसलिए उन्हें बनाया गया और शायद लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। कॉलेज का चमकीले नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल और पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अध्यायों का अध्याय पढ़कर। मतलब देखो, एक तो कॉलेज था, उस पर चमकीले नारंगी कागज पर, मतलब कि थोड़ा शाइनिंग वाला पेपर था और ऑरेंज कलर का था। उस पर संविधान एवं नियमावली लिखा हुआ था जिसे सबको फॉलो करना था। तो ऐसा लगता था कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज थे, जैसा हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं, जो उस कॉलेज के लिए स्पेशली बनाया गया था। क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्र के हित में हुई थी, इसलिए उसमें कुछ हो या नहीं, गुटबंदी काफी थी। मतलब ग्रुपिज्म काफी ज्यादा था। जैसे गुटबंदी जिस मात्रा में थी उससे बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता था, पर जितने कम समय में वो विकसित हुई उसे देखकर लगता था कि काफी अच्छा काम हुआ। मतलब जितनी जल्दी वो डेवलप हो रहा था उसको देख करके कहा जा सकता था कि काफी अच्छा विकास हो रहा था, काम भी हो रहा था। वह 2-3 साल में ही पड़ोस के कॉलेजों की गुटबंदी की अपेक्षा ज्यादा ठोस दिखने लगी। मतलब बाकी जो कॉलेजेस थे वहां पर, उन सबको देख करके ऐसा लग रहा था कि इस कॉलेज की ग्रुपिज्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी कॉलेजेस की अपेक्षा। बल्कि कुछ मामलों में तो वो अखिल भारतीय संस्थाओं तक का मुकाबला करने लगी थी। और कुछ मामलों में अलग अलग तरह के, मतलब कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन तक को लेकर के अगर देखा जाने लगा था तो लग रहा था कि ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा, चंगामल इंटरमीडिएट विद्यालय और कॉलेज। प्रबंध समिति में वैद्य जी का दबदबा था। मतलब वैद्य जी एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान थे जो सब कुछ अपने अंदर चाहते थे। लेकिन रामाधीन भीकम खेरवी अब तक उसमें अपना गुट बना चुके थे। लेकिन उसके अंदर किसी एक और की एंट्री हुई थी, वो था रामाधीन भीकम खेरवी, जिसके बारे में हम लोग जानते थे कि भीकम खेरवी नाम का एक गांव था जो सिर्फ पेपर तक पर ही रह गया था, उसका कोई दूसरा वजूद नहीं रह गया था। और रामाधीन उसी गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसका वो अपने नाम के साथ लगाता था भीकम खेर। इसके लिए उन्होंने बड़ी साधना करनी पड़ी। मतलब बहुत कुछ किया उसके मतलब कि वैद्य जी के सामने अपना एक ग्रुप बनाने के लिए। काफी दिनों तक वे अकेले ही अपने गुट बने, काफी दिन तक वो अकेले ही थे। बाद में एक आध मेंबर भी उनकी तरफ आ गए। अब बड़ी मेहनत के बाद कॉलेज के नौकरों में 2 गुट बन पाए थे। उनमें अभी बहुत काम होना बाकी था। एक तो प्रिंसिपल साहब तो पूरी तरह डिपेंडेंट थे वैद्य जी पर, और वो खरना मास्टर अभी उसी तरह रामाधीन के गुट पर आश्रित नहीं हो पाए। देखो, खरना मास्टर जो थे वो थोड़े से रामाधीन की तरफ थे, क्योंकि खरना मास्टर और प्रिंसिपल साहब का पटता नहीं था, उन्हें खींचना बाकी था। लड़कों में भी अभी दोनों गुटों के हमदर्दी के आधार पर अलग अलग गुट नहीं बने थे, और जो स्टूडेंट्स थे उनके भी अभी अभी अलग अलग ग्रुप बने नहीं थे। लेकिन जैसा चल रहा था वो बनना ही था, एक तो प्रिंसिपल साहब का और एक खरना मास्टर वाले ग्रुप में। हमेशा उनमें गाली गलौज और मारपीट होती रहती थी। गुटबंदी के उद्देश्य न होकर ये काम व्यक्तिगत कारणों से होते थे। मतलब ये ग्रुप को लेकर के काम सब नहीं होता था, बल्कि पर्सनल दुश्मनी की वजह से या पर्सनल किसी मैटर को लेकर के भी ये सब मारपीट हो जाता था वहां पे। और इसी के लिए कहा जा रहा था कि गुटबंदी मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सब का अभी इस दिशा में काफी काम करना था, ताकि वो जिधर जाना चाहते हैं उधर जा सके, और चाहे जो भी ग्रुप बनाना चाहते थे बना सके। तो अभी काफी दूर थे ये लोग, इनकी मंजिल अभी सामने नहीं थी। यह सही है कि बहन जी को छोड़कर कॉलेज के गुटबंदों में अभी अनुभव की कमी थी। मतलब जो कॉलेज का ग्रुपिज्म था ना,
उसमें अभी एक्सपीरियंस की काफी कमी थी, उनमें परिपक्वता नहीं थी, मतलब कि मैच्योरिटी नहीं थी, पर प्रतिभा थी। मैच्योरिटी नहीं थी बट टैलेंट थी उनके अंदर। उसका चमत्कार साल में एक आध बार जब फूटता, जब उसकी लहर शहर तक पहुंचती। मतलब वो टैलेंट तब तक दिखता जब तक ये लोग शहर नहीं पहुंचते थे। वहां कभी कभी ऐसे दांव भी चले जाते जो बड़े बड़े पैदाइशी गुटबंदों को भी हैरानी में, और ये लोग उस शहर में कुछ ऐसे ऐसे काम कर जाते जो वहां के लोगों को आश्चर्य में डाल देती। पिछले साल रामाधीन ने वैद जी पर एक ऐसा ही दांव फेंका। तो जैसा कि दो ग्रुप के बारे में पता था कि एक तो वैद जी का और दूसरा रामाधीन का। तो रामाधीन ने वैद जी के ऊपर एक गेम प्लान किया और वह भी खाली चला गया, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी चर्चा काफी दूर तक हुई, अखबारों में भी मतलब खबर आ गई। इन सब मतलब न्यूज को पढ़ करके एक ग्रुप वाला इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि वह शहर से कॉलेज तक सिर्फ दोनों गुटों की पीठ ठोकने को दौड़ा, मतलब वो इन दोनों को प्रेस करने के लिए शहर से यहाँ चला आया। अब सोचो वह कौन था। वह एक सीनियर गुटबंद था और अक्सर राजधानी में रहता, मतलब काफी सीनियर ग्रुप का लीडर था और अक्सर मतलब कि राजधानी शहर में रहता था। पिछले 40 साल से वो अपने 24 घंटे केवल गुटबंदी के नाम पे थे। और पिछले 40 साल से, मतलब 40 ईयर्स से वह अपने 24 घंटे, मतलब कि पूरे दिन पूरे शाम शहर दोपहर हर टाइम वो इसी में लगा रहता था। उसकी जिंदगी ही गुटबंदी का चलता फिरता छौत बन गई थी, मतलब उसकी जिंदगी बस गुटबंदी में ही थी। और वह अखिल भारतीय स्तर का आदमी था और उसके बयान रोज अखबार में पहले बार। और वो अखिल मतलब कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहने का मतलब जो होता है ना कि युवा मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय संघ, मतलब कमिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे साहब का वो मतलब कि मेन लीडर था। तो हमेशा हर दिन डेली डेली उसके इंटरव्यू पेपर में पहले पेज पर आते थे, जिनमें देशभक्ति और गुटबंदी का अनोखा संगम होता था। और उसमें वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता था जैसा लगता था कि सबसे बड़ा देशभक्त वही है, पेट्रोटिज्म की भावना इसके अंदर बहुत भरी हुई थी। उसके एक बार कॉलेज में आ चुकने के बाद लोगों को इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब कॉलेज भले ही खत्म हो जाए, गुटबंदी खत्म नहीं होगी। और जब वह इस शिवपालगंज में उस कॉलेज के पास आता है, तब लोगों को यकीन होता है कि अब इस गुटबंदी को कोई खत्म नहीं कर सकता, भले ही कॉलेज खत्म हो जाए। सवाल है गुटबंदी क्यों थी? आखिर ये ग्रुपिज्म का मैटर था क्या? यह पूछना वैसा ही है जैसे पानी क्यों बरसता है, सत्य क्यों बोलना चाहिए, वस्तु क्या है और ईश्वर क्या है। ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं। हर वक्त ये दिया जाता है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। वस्तु क्या है, इवन ईश्वर क्या है, तो इसके बारे में हर लोगों की अपनी अलग अलग क्या ओपिनियन है। वास्तव में यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सवाल है, मतलब लाइक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। इसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका अगर आंसर आपको चाहिए तो आपको फिलोसफी पढ़ने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक है या कविता या कथा साहित्य, या तो वे सिर्फ यूं ही दिखते हैं। मतलब बहुत से ऐसे भी राइटर हैं जो फिलोसोफर होने के साथ साथ कविता लिखने वाले भी होते हैं या फिर लिटरेचर से रिलेटेड भी होते हैं। कोई सिर्फ ऐसे ही लिखा भी करते हैं। किसी भी सुबकवादी उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि मतलब जैसा कि देखो क्या होता है, अगर किसी भी लिटरेचर या नॉवेल में अगर जाओ तो कुछ भी लिखा होता है, लेकिन अगर हम उसके सच तक जाने की कोशिश करें तो जरूरी नहीं है कि वो सच ही होता है। तो कुछ राइटर अपनी इमेजिनेशन के आधार पर भी बहुत सारी चीजें बना देते हैं।
देखो, मतलब इसमें फिलोसफी को लेकर के लिखा गया है कि जो फिलोसोफर होते हैं उनका मतलब कहना यही होता है कि भैया ऐसा ना समझो कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और या फिर मेरी बचपन की कोई गलत कारण है जिसको लेकर के मैं ये उपन्यास लिखे जा रहा हूँ। तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो बहुत ही गलत है। मेरी किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें शायद डाउट हो गया होगा कि मुझे बाकी जैसे फिलोसफी नहीं आती। कहने का मतलब कि जिस तरह बाकी फिलोसफर लिखते हैं जरूरी नहीं है कि मैं भी उसी फिलोसफी को फॉलो करूं। हर इंसान की अपनी अलग अलग फिलोसफी होती है, एक वैल्यू होती है जो सच और झूठ को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो वेदांत के अनुसार, जिसका हवाला वैज्य आयुर्वेद के पर्याय के रूप में दिया करते थे, गूटबंदी परात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। देखो, वैज्य तो थे ना, वो गुटबंदी को ऐसे दिखाते थे कि जिस तरह आयुर्वेद में ना आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बखान किया गया है, उसी तरह ये गुटबंदी जो है ना, एक परमात्मा अनुभूति, मतलब परमात्मा से मिलने जैसी अनुभूति होती है। मतलब कि हम भगवान से मिल रहे हैं, ऐसा फील होता है, ऐसा सेटिस्फैक्शन होता है। उसके बाद उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अच्छी वाली स्थिति में देखता हूँ। मतलब कि आप मैं हो और मैं आप हूँ। मैं तू और तू को मैं मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वही वाली बात, यू एंड आई एंड। वेदांत हमारी परंपरा है, और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। देखो, तो वैज्य का कहना था कि वेदांत हमारी परंपरा है और इसीलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है। तो दोनों को अगर हम मिला लें तो दोनों सांस्कृतिक परंपराएं बन जाएंगी। आजादी मिलने के बाद हमने बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से खोद कर निकाला है। तभी हम हवाई जहाज से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम ज्योतिष से बनवाते हैं। बात भी सही है कि हम सभी पता नहीं किस दुनिया में और किस चीज पे जी रहे हैं, किस चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। हम जाना है, हमें हवाई जहाज से उड़ करके यूरोप जाना है, लेकिन जाने में कितना खतरा है। हो सकता है प्लेन क्रैश कर जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हाईजैक हो जाए, हम ना बचे। लेकिन उसमें जाने के लिए हम मुहूर्त निकलवाते हैं ज्योतिषी से। उस मुहूर्त को लेकर के कुछ वैसा डाउटफुल आपके मन में नहीं आ सकता। बस यही हो सकता है कि शायद कुछ अच्छा ना हो रास्ते में, या थोड़ा लेट से पहुंचे। लेकिन जब आप ये बाई एयर आप जब जा रहे हैं तो उसमें तो काफी खतरा है, लेकिन फिर भी हमें ज्योतिषी की बात पे ज्यादा यकीन होता है। फॉरेन एक्सचेंज और इनकम टैक्स की दिक्कतें दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं। और स्कॉच विस्की पीकर भगंदर पालते हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, और इलाज कराने के लिए योगाश्रमों में जाते हैं, मतलब कि योगा वाले आश्रम जाकर सांस फुलाते हैं, पेट सुकुड़ते हैं, मतलब कि कपालभाति, ये प्राणायाम, ये सब करना पड़ता है। तो जब आपको पता है कि वो चीज पीने से आपके साथ ऐसा होगा तो भी हम पीते हैं। और फिर जाएंगे बाबा से आशीर्वाद लेने की, बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम काफी दिनों तक जिंदा रहें, हमारे साथ कोई परेशानी ना आए। जानबूझकर आपने परेशानी खुद ली है। जो चीज आपको पता है कि इससे कुछ फायदा नहीं हो सकता, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तो फिर क्यों आप इसके चक्कर में पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ चीजें तू को मैं और मैं को तू बनाकर ही इंसान उसी के सहारे जी रहा है। अंग्रेजी राज में भी अंग्रेजों को बाहर भगाने के झंझट झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे, और फिर आजादी मिलने के बाद अपनी और अपनी परंपराओं के साथ भी हमने बढ़ावा दिया, और उनकी छोड़ी हुई सभ्यता संस्कृति को हम अपना रहे हैं। इन मूल कारणों के साथ कॉलेज में गुटबंदी का एक दूसरा कारण लोगों का यह विचार था कि कुछ होते रहना चाहिए। मतलब लोग ये कहते थे कि कॉलेज है तो कुछ ना कुछ होता रहना ही चाहिए। ये सिनेमा नहीं है, होटल नहीं है, कॉफी हाउस नहीं है। मारपीट, छुड़ेबाजी, सड़क की एक्सीडेंट्स, नए नए फैशनों की लड़कियां, नुमाइशें, गाली गलौज वाली सार्वजनिक सभाएं, ये भी नहीं है। तो आखिर वहां के लोग जाएंगे क्या? कुछ ना कुछ तो किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए।
4 दिन हुए, कॉलेज में एक प्रेम पत्र पकड़ा गया था जो एक लड़के ने लड़की को लिखा था। लड़के ने चालाकी दिखाई थी। पत्र पढ़ने से लगता था कि यह सवाल नहीं है, लड़की के पत्र का जवाब है। मतलब जब उसको पढ़ा गया तो लग रहा था कि उसमें सवाल नहीं था, बल्कि उसमें लड़की का लिखा हुआ जवाब है। लेकिन चालाकी कारगर नहीं हुई। मतलब किसी ने जानबूझकर वो सब कुछ किया था। लड़का डांटा गया, पीटा गया, कॉलेज से निकाल भी दिया। फिर उसके बाप के इस आश्वासन पर कि लड़का दोबारा प्रेम न करेगा, इस वादे पर कॉलेज के नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंटें दे दी जाएगी। और देखो, कॉम्पनसेशन में क्या हुआ कि लड़के के बाप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, और उसके बदले उसने 25,000 ईंटें, मतलब कि ब्रिक्स दी, जो कॉलेज के बिल्डिंग बनाने के काम आएगी। और फिर से कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। जैसा कि होता है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, उसके कॉम्पनसेशन में कुछ ना कुछ लेकर के फिर उस मैटर को खत्म कर दिया जाता है। कुछ हुआ भी तो उसका असर 4 दिन से ज्यादा नहीं रहा। उससे पहले एक लड़के के पास देसी कारतूसी तमंचा बरामद हुआ। अब देखो, उससे पहले किसी एक लड़के के पास वो छोटी वाली पिस्टल जो होती है, देसी वाली, वो निकली। तमंचा बिना कारतूस का था, इतना भोंडा बना था कि इस देश के लोहारों की कारीगरी पर रोना आता। मतलब वो सिर्फ कहने को पिस्टल थी, लेकिन कुछ नहीं था उसके अंदर। और वो देख कर के ऐसा लगता था कि इस देश के लोहार, मतलब कि जो आयरन वाले, मेटल वाली चीजें बनाते हैं, उसको देख करके रोना आता था कि हमारे देश में कैसे कैसे कारीगर हैं। इन कमजोरियों के होते हुए भी कॉलेज में पुलिस आ गई और लड़के को, और वैद जी का आदमी होने के बावजूद क्लर्क साहब को लेकर थाने पर चली गई। लोग प्रतीक्षा करते रहे कि कुछ होने वाला है, और लगा कि 4-6 दिन तक तो कुछ होता रहेगा। पर शाम तक पता चला कि जो निकला था वो तमंचा नहीं था, बल्कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। और कलक साहब थाने पर पुलिस के कहने से नहीं, बल्कि अपने मन से चले आए थे। लड़का गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, बल्कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। शाम को जब क्लर्क उधर आराम करता हुआ आया, लड़का बांसुरी बजाता हुआ थाने से बाहर निकला। तो लोगों की तबीयत गिर गई कि ये क्या, ये तो गया था पिस्टल लेकर के, आ रहा है बांसुरी लेकर के। वे लोग समझ गए कि कुछ भी नहीं हुआ। और फिर से उन लोगों के सामने वही क्वेश्चन खड़ा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या किया जा सकता है। इस वातावरण में लोगों की निगाह, मतलब की नजर प्रिंसिपल साहब और वैद जी पर पड़ी। वैद जी तो अपनी जगह मदन मोहन मालवीय, मतलब कि जो एक और टीचर थे, शैली की पगड़ी बांधे हुए इत्मीनान से बैठे थे। पर प्रिंसिपल साहब को देखकर लगता था कि वे बिना किसी सहारे के बिजली के खंभे पर चढ़े हुए हैं, और दूर से ही किसी को देखकर चीख रहे हैं कि देखो देखो, वह कोई शरारत करना चाहता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देख करके अब बस बोलने ही वाले। उनकी निगाह में संदेह था, मतलब डाउट था। अपनी जगह पर चिपके हुए, मतलब कहने का मतलब कि हर एक एक भारतवासी को डर होता है कि हम जहाँ खड़े हैं, कहीं हमें कोई वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह ना कर। लोग उनकी कमजोरी को समझ गए थे। लोगों को लगा कि उनको डर लग रहा है। अ, हम्म, उनको और उसी लपेट में वैद जी को लुलुहाने लगे। मतलब वैद जी को थोड़ा सा वैसे वैसी मतलब बातें बोलने लगे, जिससे वैद जी को और भी डर लगने लगा और कमजोरी में लगने लगी। इधर वे लोग भी मार ना पड़ जाए, इस तरफ से पहले ही मारने पर आम। और इधर जो बाकी लोग वैद जी को मतलब उस तरह से फील करा रहे थे, वे लोग खुद ही मारने पर आमदा हो गए। का मतलब कि वे लोग खुद ही उसे मतलब मारना नहीं चाहते थे, पर दिखा रहे थे कि हम मार सह सकते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अगर हम पर कोई हमसे भी भारी वाला आ गया तो शायद हम लोग डर जाएंगे, तो इसलिए हम लोग ही उससे पहले भारी पड़ गए। उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना मास्टर को किसी ने बताया कि हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरर थे। सबसे सीनियर लेक्चरर वही थे और हिस्ट्री पढ़ाते थे। इसी धोखे में एक दिन वैद जी से कहा है कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बना देना चाहिए, मतलब खन्ना साहब। वैद जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये नई सोच है आपकी, अच्छी बात है। आप यंग हैं, यंग लोगों को हर दिन नए सोच करते रहना चाहिए। मैं वेलकम करता हूँ आपकी इस विचार का। बट यह प्रश्न प्रबंध समिति के देखने का है, मतलब जो
मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो सब देखेंगे। उसकी अगली बैठक में यदि प्रश्न आया तो इस पर हम जरूर विचार करें। खन्ना मास्टर ने यह नहीं सोचा कि प्रबंध समिति की अगली बैठक कभी नहीं। खन्ना मास्टर को ये पता ही नहीं था कि यहाँ तो मैनेजमेंट की मीटिंग कभी नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट डायरेक्टर जो भी बोलो सब कुछ वैद सिंह खुद ही थे। और खन्ना साहब ने तत्काल एक लेटर लिखा, एक मतलब एप्लीकेशन बोल लो, जिस पर लिखा था कि मतलब मैं वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। और प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट भी दे दी कि इसे प्रबंध समिति की अगली बैठक में पेश कर दे, और प्रिंसिपल साहब को थमा दिया कि अगर जब भी कभी मैनेजमेंट की नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें आप ये लेटर दे दें। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर की इस हरकत पर हैरान हो गए। उन्होंने वैजी से जाकर पूछा, खन्ना को यह दरख्वास्त देने की सलाह आपने दी है? वैद जी ने इसका जवाब दिया, अभी नवयुवक है, मतलब अरे अभी यंग एज के हैं, ये सब सोचते रहते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रिंसिपल साहब शिवपालगंज के रास्ते पर मिलने वाले हर आदमी से प्राणी शास्त्र का यह तथ्य बताते रहते कि आजकल के लोग न जाने कैसे हो गए। अब प्रिंसिपल साहब को जो कोई भी शिवपालगंज के रास्ते पर मिल जाता वो बस बताते रहते कि हम ह्यूमन बींग जो है ना, न जाने कैसे हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ नया पाने की, कुछ नया करने की। और खरना मास्टर की इस हरकत का वर्णन मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहकर बताया करते कि मतलब देखो मेरे सामने कितना अच्छा बनता है, और मेरे पीछे वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बनने का भी सपना देख रहा होगा। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर प्रतीकवादी ढंग से कहा, एक दिन किसी घोड़े के सुम में नाल ठोकी जा रही थी। मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया लोगों के सामने कि एक दिन पता है किसी घोड़े के पैरों में जब नाल ठोकी जा रही थी तो उसे देखकर मेढक भी सोचा कि मुझे भी नाल ठुकानी है, लेकिन मेढक के पैरों में कहाँ से, जरा सी कील अगर ठोक दी तो मेढक वहीं मर जाएगा। तो भाई शौकीनी का नतीजा बुरा होता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मुझे देखकर ये खन्ना मास्टर जो सपने देख रहे हैं ये पूरे नहीं हो सकते। और आज वो वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता है, कल प्रिंसिपल भी बनना चाहेगा। मास्टरों का गुट बनाएगा, लड़कों को मारपीट के लिए उकसाएगा, मतलब कि उन्हें कहेगा कि जाके मारपीट करो, ऊपर शिकायतें भिजवाएगा। वह कमीना है और कमीना ही रहे। अब उन्होंने एक डायलॉग मारा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिस तरह उसूल बना लेने से और दिखा लेने से सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसी तरह कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती, उसके लिए ओरिजिनल फूल का होना जरूरी है। इस कविता को बोल करके रामाधीन भीखम खैरवी ने वैद जी को एक पत्र लिखा। उसमें था कि मैनेजमेंट की 3 सालों से कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो अब एटलीस्ट 10 दिन में कोई एक मीटिंग बुलाए और उसे एनुअल मीटिंग का नाम दिया जाए। ओ मतलब 3 साल पहले ही छंगामल कॉलेज जो बना था उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं होती, और इस पर बैच जी को विचार करना चाहिए, ऐसा लिखा। और उन्होंने उसमें वाइस प्रिंसिपल वाली बात का भी हवाला दे दिया। प्रिंसिपल साहब जब यह पत्र अपनी जेब में डालकर बैच जी के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अचानक उसमें से गर्मी से निकलती महसूस, उन्हें लगा कुछ गर्मी। उन्हें जान पड़ा कि उनकी कमीज झुलस रही है और गर्मी की धाराएं कई दिशाओं में बहने लगी। मतलब इतनी गर्म हवाएं चल रही थी कि उनके कोट के अंदर से गर्म हवा घुस रही थी, पैंट के अंदर से भी हवा घुस रही थी। उसके कारण उनके पैर तेजी से बढ़ने लगे, मतलब वो जल्दी जल्दी भाग जाना चाहते थे, क्योंकि वो हवा बाहर वाली बहुत खतरनाक थी। एक तीसरी धारा उनके आंख कान और नाक पर बढ़ने लगी, जहाँ कुछ आदमियों के दिमाग हुआ करते मतलब कि सर में भी लग रहा था कि वो गर्म हवा घुसी जा रही। कॉलेज के फाटक पर ही उन्हें रुपन बाबू मिल गए। उन्हें रोक कर कहना शुरू किया, देख लिया तुमने, खन्ना रामाधीन का खूंटा पकड़ कर बैठे हैं और वाइस प्रिंसिपली करने का शौक लगा है।
एक बार एक मेढक ने देखा कि घोड़े के नाल ठोकी जा रही है, तो उसने भी, मतलब फिर से प्रिंसिपल साहब ने रूपन बाबू को वो मेढक और घोड़े वाली कहानी सुना। रूपन बाबू कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे और जल्दी में थे। बोले, जानता हूँ मेढक वाला किस्सा यहाँ सबको मालूम है। एक बात आपसे साफ साफ बोल रहा हूँ, खरना से मुझे हमदर्दी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि एक वाइस प्रिंसिपल का होना जरूरी है। आप नहीं रहते तो यहाँ सभी मास्टर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। टीचर्स रूम में गुंडागर्दी होती है तो क्या बताएं, वही हे थे फे। वे गंभीर हो गए, आदेश के ढंग से करें, प्रिंसिपल साहब मैं समझता हूँ हमारे यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए, और खरना सबसे सीनियर है, उन्हीं को बन जाने दीजिए, सिर्फ नाम की बात है, तनख्वाह तो बढ़नी नहीं है। प्रिंसिपल साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। उछलकर फेफड़े मुझे बोले, ऐसी बात नहीं, अब कभी भूल कर भी ना कहना रुपन बाबू, ये खरना वरना चिल्लाने लगेंगे कि तुम उनके साथ हो। ये शिवपालगंज, मजाक में भी सोचकर बोलना चाहिए। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, खैर देखा जाएगा। कहते कहते रूपन बाबू आगे बढ़े। प्रिंसिपल साहब तेजी से अपने कमरे में आ गए। ठंडक थी, उन्होंने कोट उतार दिया। शिक्षा संबंधी सामानों की सप्लाई करने वाली किसी दुकान का कैलेंडर ठीक उनकी नाक के सामने दीवार पर टंगा हुआ। मतलब कोई स्टेशनरी दुकान वाला था जिसने कैलेंडर दिया होगा। और उस पर जो पिक्चर थी वो मेनका विश्वामित्र के लग रहे थे। नी को थोड़ा देर देखने लगे। घंटी बजाने की जगह जोर से चिल्लाकर उन्होंने चपरासी को बुलाया और बोला, खरना को बुलाओ। चपरासी ने रहस्य के स्वर में पूछा, फील्ड की तरफ गए हैं, मालवीय जी साथ में। प्रिंसिपल ने सामने रखे हुए कलमदान को घसीटकर दूर रख दिया, मतलब पेन स्टैंड जो था उसको दूर रख दिया। और वो एक पेन स्टैंड भी किसी एजुकेशन एम्पोरियम में मुफ्त में मिला था। जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर पर पटका था, उससे लगता था उस साल एम्पोरियम का कोई भी माल कॉलेज में नहीं खरीदा गया। पर मतलब गुस्से में जिस तरह से उन्होंने वो फेंका था, तो लग रहा था अब उसे तो कभी कॉलेज में बुलाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल साहब का मतलब यह नहीं था। वे इस वक्त चपरासी को सिर्फ यह बताने चाहते थे कि वे उसकी खुफिया रिपोर्ट अभी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कर कर कहा, जाओ खरना को अभी बुलाओ। मतलब वो चपरासी उन्हें इधर उधर की खबरें सुनाता था। चपरासी गाढ़े का साफ कुर्ता, साफ धोती पहने हुआ था, उसके पैरों में खड़ा थी, माथे पे तिलक था। उसने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ, खन्ना को बुलाए लाता हूँ। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? प्रिंसिपल साहब दांत पीसते हुए तिरछी निगाहों से मेज पर रखे हुए टीन के एक टुकड़े को देखते रहे। इस पर पॉलिश करके एक लाल गुलाब का फूल बना दिया गया था। नीचे तारीख और महीना बताने के लिए कैलेंडर लगाया था। इसे शराब बनाने की प्रसिद्ध फर्म ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार में बनवाया था, और मुफ्त में चारों दिशा में, ओ मतलब वो प्रमोशन के लिए वैसा बनवा करके सब जगह चारों दिशाओं में बांटा जाता था, और जो कि कैलेंडर के तौर पे बांटा जाता था। और वो गुस्से में दांत पीस रहे थे। अचानक जिस वक्त चपरासी का खड़ा वो दरवाजे की चौखट पार कर रहा था, उन्होंने कहा, रामाधीन इन्हें वाइस प्रिंसिपली दिलाएंगे, टुच्चे कहेंगे। मतलब उसे पता था कि रामाधीन खन्ना को उकसा रहा है। चपरासी घूम पड़ा, दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, गाली दे रहे हो प्रिंसिपल साहब? उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। अपना काम तो कर ही रहा, आप कहें तो अपना करो। प्रिंसिपल गुस्से में कैलेंडर की तरफ देखने लगा। चपरासी ने उसी तरह पूछा, कहे तो खरना पर निगाह रखना बंद कर दूं? प्रिंसिपल साहब चिढ़ गए, बोले, बाहर में जाओ। चपरासी उसी तरह सीना तारे खड़ा था। मतलब उसको आदत थी प्रिंसिपल साहब को इस तरह से देखने की। लापरवाही से बोला, मुझे खरना वरना ना समझ लीजिएगा, काम 24 घंटे करा लीजिए, वो मुझे बर्दाश्त है, पर यह अबे तबे मुझे इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करे। प्रिंसिपल साहब उसकी ओर देखते रह गए। चपरासी ने कहा, बावन है और मैं भी बावन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। मतलब कि आप भी बावन, मतलब कि जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कास्ट के, और मैं भी उसी का हूँ, तो मुझसे बैर मत कीजिए। प्रिंसिपल साहब ने ठंडे सुरों में कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, तुम्हें तुम्हें नहीं, खरना के लिए कह रहा था, टुच्चा है। रामादेन से मिलकर मीटिंग करने का नोटिस भिजवाता है।
चपरासी को यकीन दिलाने के लिए अकाली खन्ना को ही समर्पित है, उन्होंने फिर कहा रुक जा। फिर चपरासी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं अभी बुलाए लाता हूँ खन्ना को। चपरासी की आवाजें थोड़ी ठंडी पड़ गई। प्रिंसिपल साहब खड़ाओं की धीमी पड़ती हुई खटखट सुनते रहे। उनकी निगाह तीसरे कैलेंडर पर जाकर केंद्रित हो गई, जिसमें 5-5 साल के दो बच्चे बड़ी बड़ी राइफलें लिए बर्फ पर लेटे थे और शायद चीनियों की फौज का इंतजार करते थे। और इस तरह बड़े कलात्मक ढंग से बता रहे थे कि फैक्ट्री में जूट के थैले सबसे अच्छे बनते हैं। मतलब एक कैलेंडर थी जिस पर वैसा कुछ बना हुआ था, और उसको देख करके वो ऐसा लग रहा था कि इसी फैक्ट्री के बारे में बता रहा है, इस फैक्ट्री में ही जूट के थैले सबसे अच्छे बनते। प्रिंसिपल साहब इस कैलेंडर पर निगाह जमा कर खन्ना का इंतजार करते रहे। सोचते रहे इस वाइस प्रिंसिपली का शौक न चराया होता तो कितना अच्छा होता। वे भूल गए कि सबके अपने अपने शौक है। रामाधीन भीकम केरीवी को चिट्ठी के आरंभ में उर्दू कविता लिखने का शौक है। वो तो हम लोगों ने पढ़ा था बीच में ना, 8th पार्ट में, कि रामाधीन उर्दू में कविता लिखता था। खुद उन्हें अपने दफ्तर में रंग बिरंगे कैलेंडर लटकाने का शौक है। और चपरासी, जो कि कलर की तरह वैद्य जी का रिश्तेदार था। मतलब कि जितने भी आदमी थे सब वैद्य जी से रिलेटेड। प्रिंसिपल साहब खन्ना का इंतजार करते रहे। उधर होने वाली घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाहर के बरामदे में क्लर्क साहब आकर खड़े हुए। और इधर क्लर्क जो था वो प्रिंसिपल का क्या चमचा था। वो हमेशा प्रिंसिपल को सारी खबर देता था। दीवार के पीछे और खिड़की के नीचे ड्रिल मास्टर मतलब उसका कोई काम नहीं था, इधर उधर घूमता था, सब लोगों की खबर लाता था और प्रिंसिपल को सारी खबर देता था। रात रंगनाथ और बद्री छत पर कमरे में लेटे थे। रंगनाथ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा पता नहीं चला कि प्रिंसिपल और खन्ना में क्या बात है। ड्रिल मास्टर बाहर खड़ा था। खन्ना मास्टर ने चीख कर कहा आपकी यही इंसानियत है। वो सिर्फ इतना ही सुन पाया। तो चल पेज नंबर 80।